बच्चों मैंने कहा आपको जो क्वेश्चन दिए थे, गुडविल वाला चैप्टर चल रहा था बेटा, एक मिनट को, फंडामेंटल क्वेश्चन गुडविल जी। पहले तो जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे उनमें से किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो पूछिए। आज हम एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और बिना एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। है बेटा किसी क्वेश्चन में दिक्कत? नो सर। डायरेक्टली एडजस्टमेंट स्टार्ट कर सर रहे हैं बेटा, ठीक है। 29। 29। सर 29 नहीं हुआ। 29 देखो, 29 में कहता है वरुण एंड करुणा आर पार्टनर्स, इक्वल पार्टनर्स, बराबर के पार्टनर हैं। दे एडमिट लता इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। इट वाज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल ऑफ द फर्म एट 4 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 4 years परचेज लेंगे ये। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, ये रेट ऑफ अर्निंग है ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 4 लाख। बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च को। जब भी हमें बैलेंस शीट दे रखी होती है ना, तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने आपको लास्ट क्लास में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 तरीके बताए थे। पहला और आसान तरीका, कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल, ठीक है। और इधर अगर कोई रिजर्व होता तो वो भी हम शामिल कर लेते। अब एक मिनट रुकिए। पंद्रह परसेंट के हिसाब से 1.5 लाख, 2.5 लाख गुडविल है इनका। कितना है? सुपर प्रॉफिट 4 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, ठीक है। किसी स्टूडेंट का इस क्वेश्चन का आंसर आया? सर ये नई वाली बुक में नहीं है क्वेश्चन। अच्छा, आप एसेट साइड में कुछ चीजों को देखिए। एसेट साइड में लिखा हुआ है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लिखा हुआ है बेटा, इसको माइनस करते हैं। ये कहलाते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। एक्चुअली में ये एसेट्स नहीं होते जिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ नहीं करा होता। वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें बैलेंस शीट में नजर आ रहे होते हैं, एक्चुअल में ये खर्चे होते हैं, लॉसेज होते हैं। तो इस केस में इसको लेस कर देते हैं, जो कि 50,000 है। इसमें से लेस करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में से। जस्ट मिनट रुको। क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग लग रही है, मैं एक मिनट उसका पता लगा रहा हूँ कि क्या है। वेट कीजिए। तो माइनस होगी ना हाँ बेटा, सर, इन्वेस्टमेंट भी तो माइनस होगी। इन्वेस्टमेंट बेटा भी बताता हूँ उनको, जस्ट मिनट रुको, जस्ट मिनट रुको।
समझो जरा, थोड़ा सा हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। एक्चुअली में आपकी जो थर्ड बुक है, उस थर्ड बुक में एक चैप्टर है रेशियो वाला, उस रेशियो वाले चैप्टर में हमें घुसना पड़ेगा थोड़ा सा। ये उस वाले चैप्टर से कनेक्टेड है क्वेश्चन, समझे जरा। इसके अंदर हम इसको तो शामिल करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म लोन भी दे रखे हैं, तो लॉन्ग टर्म लोन भी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होता है। तो ये आएगा और बेटा लेस करेंगे 50,000, बट हम इन्वेस्टमेंट लेस नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए लेस नहीं करेंगे। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बिजनेस। ये इन्वेस्टमेंट बिजनेस के पर्पज से ली हुई है आपने। हम हमेशा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेस करते हैं। इन्वेस्टमेंट का पैसा हमारे बिजनेस में लगा हुआ होता है और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का पैसा आउटसाइड बिजनेस लगा हुआ होता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्वेश्चन नंबर 29 में, 29 के हिसाब से। यहाँ पर अगर हम निकालें तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा यहाँ पर बच्चों, ये होता है कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं सभी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा आवाज के लिए, आवाज में मेरे, मैं जो बोल रहा हूँ आवाज में डिस्टरबेंस तो नहीं है ना? आवाज क्लियर है? यस सर। हाँ, ये फैन की वजह से डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही है ना? नो सर। ठीक है, मुझे लग रहा है शायद हो रही है। एक्चुअली में इस कैपिटल एम्प्लॉयड को ना डिटेल से हम अपनी थर्ड बुक में अकाउंटिंग रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बस ऐसे ही फॉर टाइमिंग बता दिया था, लॉन्ग टर्म लोन भी इंक्लूड करते हैं इसके अंदर हम। ये बच्चों फिक्टिशियस एसेट जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें क्या क्या शामिल करते हैं? इसके अंदर शामिल होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर हो क्वेश्चन में, अंडरराइटिंग कमीशन अगर क्वेश्चन में हो। वैसे ही सारी चीजें कंपनी की केस में होती है, पार्टनरशिप की केस में नहीं होती हैं, बट क्योंकि पार्टनरशिप का क्वेश्चन है तो उसके साथ ही मैं कंपनी के पॉइंट्स भी कवर कर रहा हूं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स, आगे चैप्टर आएगा शेयर्स और डिवेंचर्स वाला, उसके अंदर ये वाला पॉइंट आएगा। शेयर इशू एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये सभी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब समझो, डेफर का मतलब होता है बाद में। जिस खर्चे को अभी राइट ऑफ नहीं करोगे, बाद में राइट ऑफ करोगे, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ नहीं करा है। तो अगर हम किसी खर्चे को पीएनएल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ना डालें, तो मजबूरन हमें बैलेंस शीट मिलाने के लिए उसको एसेट साइड दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना डालूं, तब तो मेरी बैलेंस शीट नहीं मिलेगी ना। लेकिन फिर मैं सैलरी को एसेट साइड डाल दूं तो बैलेंस शीट मिल जाएगी। तो जिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने पीएनएल अकाउंट से राइट ऑफ नहीं करा होता, उनको हम एसेट साइड डाल देते हैं। तो एक्चुअल में एसेट्स नहीं होते, इसलिए हम इनको फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं।
मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई करा है यहाँ पर। अब हम ये कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। वरुण का कैपिटल है 5 लाख, करुणा का कैपिटल 5 लाख और लॉन्ग टर्म लोन है 5,50,000 और इन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको 50,000। इन्वेस्टमेंट लेस नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। तो पहले का कैपिटल 5 लाख, दूसरे का कैपिटल 5 लाख, लॉन्ग टर्म लोन 5,50,000 और 50,000 के फिक्टिशियस एसेट्स, कुल 15 लाख आ गया बेटा। अब आप निकालो नॉर्मल प्रॉफिट। %15 ऑफ 15 लाख, भैया ये बैठेंगे 2,25,000। और फिर निकालो सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में 4 लाख गिवन है, 2,25,000 नॉर्मल है, 1,75,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया और गुडविल है सुपर प्रॉफिट का शेयर्स परचेज। 7 लाख आंसर आ गया बेटा। बच्चों समझ में आया? और बताओ बेटा किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? चलते चलो आगे चलते हैं, एडजस्टमेंट पे चलते हैं पहले। एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं? क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने शायद कर लिया था, 7 पहले ही हो चुका है ऑलरेडी। मैंने पी किस पे लिखा था? पी पेंडिंग, एक तो इस पे लिखा था, 8वें क्वेश्चन पे लिखा था, एक तो एक 90 पे लिखा था, नहीं 90 कर लिया था। पहले मैं एक बढ़िया सा धांसू सा क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें ज्यादा चीजें कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि गीत एंड मीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे एडमिट जीत into partnership for equal share. It was agreed that goodwill will be valued at 3 years purchase of the average profit of the last 5 years. Goodwill 3 years purchase होगी 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का। आपको प्रॉफिट गिवन है, पहले साल लॉस है, फिर प्रॉफिट है 160 का, फिर प्रॉफिट है, फिर प्रॉफिट है, फिर प्रॉफिट है, पहले साल लॉस है, ध्यान रखना। नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं आपको। पहले एडजस्टमेंट में कहता है द फर्म हैड गेन यानी प्रॉफिट 50,000 फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो प्रॉफिट वाज क्रेडिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ऐसे क्वेश्चन बेटा देखो किस तरह से करते हैं। ये हम आ गए साइड में और ये आ गया हमारा फुट्टा। 5 साल है,
5 सालों में 5 कॉलम बनाएंगे हम। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और 5वां इधर बना लेते हैं। 5वां कॉलम। हेडिंग डालेंगे हम इसकी कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। साल दे रखे हैं 2015 से 19 तक, 31/3/15, 31/3/16, 17, 18, 19। पर्टिकुलर्स। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। एक मिनट बुक लेता हूँ, जरा बुक में से पढ़ता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा। प्रॉफिट गिवन है हमें, पहले साल 90,000 का लॉस है, तो हमने ब्रैकेट में लिख लिया 90,000। फिर प्रॉफिट है 160, 150, 160, 150, 65, 177, 65, 177। हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है बेटा। देखो, जो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए ना, वो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। वो नॉर्मल प्रॉफिट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट होना चाहिए, यानी वो प्रॉफिट जिसको हम फ्यूचर में भी मेंटेन कर सकें। अगर हमें कोई एबनॉर्मल गेन हो गया है तो जरूरी नहीं है ना कि वो फ्यूचर में भी हो, और अगर हमें कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया है तो जरूरी नहीं है ना कि वो फ्यूचर में भी हो। तो हमें उस प्रॉफिट में से एबनॉर्मल गेन का या एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट हटा देना चाहिए। तो अगर प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल गेन शामिल है तो उसको लेस कर देंगे, और प्रॉफिट में अगर कोई एबनॉर्मल लॉस लेस कर रखा है तो उसको ऐड कर देंगे। ऐसा हमने जो गुडविल की पहली क्लास थी उसमें डिस्कस करा था। पहले पॉइंट पर आ जाइए। द फर्म हैड अ गेन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। सन 2016 में फर्म को 50,000 रुपए का एक मशीन के बिकने पर प्रॉफिट हुआ था। द प्रॉफिट वाज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हमने ये प्रॉफिट कहाँ शामिल कर दिया था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बच्चों, ये एबनॉर्मल गेन होता है, इसका मतलब 2016 में एबनॉर्मल गेन शामिल है 50,000 का, लेस करना चाहिए, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। सिर्फ किस में लेस होगा? ये सिर्फ 2016 में लेस होगा बेटा।
ये एंट्री हमने यहाँ कर दी। अब उधर आ जाइए सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट में कहता है देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 इनकर्ड इन द ईयर एंडेड 31/2017 बिकॉज द मशीन बिकम ऑब्सोलेट इन दैट एक्सीडेंट। एबनॉर्मल लॉस हो गया था 20,000 का, तो एबनॉर्मल लॉस तो आपने प्रॉफिट में से लेस कर दिया होगा तब। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए ऐड करेंगे हम, ऐड एबनॉर्मल लॉस 20,000 का 2017 में, तो 2017 में 20,000 का ऐड होगा, खाली 2017 में ऐड कराया हमने। अगला पॉइंट ओवरहॉलिंग। बच्चों ओवरहॉलिंग किसे कहते हैं? मशीन की रिपेयर करवाना, मशीन की सर्विस करवाने को ओवरहॉलिंग कहते हैं। ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड मशीन परचेज ऑन 1 जुलाई 2017। कब खरीदी थी? 1 जुलाई 2017 को। अमाउंटिंग टू रुपीज 1 लाख। बाद डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, गलती से हमने रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया। डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू 20% ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और डेप्रिसिएशन लगाना है 20%। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थोड़ी अधूरी है, पूरी इंफॉर्मेशन मैं बताता हूं आपको कि पूरी इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए थी। ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2017 अमाउंटिंग टू 1 लाख। डेबिट कर दिया था हमने रिपेयर अकाउंट में। बच्चों जरा साइड में आ जाओ बेटा, पहले समझो। अगर कोई एक्सपेंस होता है तो या तो हम उस एक्सपेंस को मानते हैं कि वो रेवेन्यू नेचर का है, या मानते हैं कि वो कैपिटल के नेचर का है। अगर उस एक्सपेंस को रेवेन्यू के नेचर का माना जाता है तो उसको दिखा दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, डेबिट में। और अगर किसी एक्सपेंस को हमने कैपिटल के नेचर का माना होता है तो उसको बैलेंस शीट में दिखा दिया जाता है एसेट्स मानते हुए। यानी अगर कोई खर्चा करा आपने, मशीन की मान लो रिपेयर करवाई, और मशीन की रिपेयर वो रेवेन्यू नेचर की है, तो आप उसको मशीन की रिपेयर रेवेन्यू नेचर वाली को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखा दोगे आप। लेकिन अगर आपने मशीन की रिपेयर करवाई और वो रिपेयर कैपिटल एक्सपेंडिचर मान रहे हो आप उसे, तो ऐसी स्थिति में उसको पीएनएल के डेबिट में नहीं दिखाएंगे, बल्कि वो जो आप मशीनरी अकाउंट बनाते हो, मशीनरी अकाउंट में आता है टू बैंक के नाम से दिखाते हैं उसे। थोड़ा सा 11वीं क्लास में वापस आ जाओ, थोड़ा सा 11वीं क्लास याद करो। मशीन खरीदते समय होने वाले सभी खर्चों को हम मशीन की लागत में जोड़ दिया करते थे। तो मशीन खरीदते थे तो उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी ओवरहॉलिंग, उसकी रिपेयर, उसका रिन्यूअल, सब कुछ हम जोड़ जाड़ कर एंट्री करते थे डेबिट में टू बैंक। इसका मतलब आप इन सभी एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते थे, इसलिए आप टू बैंक में डालते थे उसको। लेकिन अगर उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते तो हम पीएनएल में डालते। अगर हमने किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया तो इसका मतलब उसको एसेट में ना दिखाकर हमने पीएनएल में दिखा दिया और हमारा प्रॉफिट कम हो गया। यहां पर बच्चों ऐसा ही हुआ है। पॉइंट नंबर 3 में देखें, ओवरहॉलिंग एंड ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2017 अमाउंटिंग टू 1 लाख। अगर आप सेकंड हैंड मशीन भी खरीदोगे तो मशीन खरीदते समय होने वाले सभी खर्चों को आपको मशीन की लागत में जोड़कर मशीनरी अकाउंट के डेबिट में दिखाना था, लेकिन आपने खर्चों को मशीन अकाउंट के डेबिट में नहीं दिखाया, बल्कि गलती से उस खर्चे को कहां डाल दिया?
रिपेयर अकाउंट में डाल दिया, और अल्टीमेटली रिपेयर अकाउंट कहाँ चला गया होगा? रिपेयर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया होगा, जिससे कि हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो हमें एक तो अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए 1 लाख रुपए। ये साल जो है, ये बात है 1 जुलाई 2017 की, तो ये साल कौन सा कहलाएगा? 2017-18 कहलाएगा ये। तो साल 2017-18 में एक खर्चा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना था आपको 1 लाख रुपए का, बट आपने गलती से उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर रिपेयर अकाउंट में दिखा दिया, और अल्टीमेटली रिपेयर चला गया होगा पीएनएल अकाउंट के अंदर, और हमारा प्रॉफिट कितना कम हो गया होगा? हमारा प्रॉफिट 1 लाख रुपए कम हो गया होगा। तो एक तो हमें 1 लाख प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए 2017-18 में। ऐड, इसको बोलेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू, और 17-18 में 1 लाख रुपए ऐड कर देंगे। बेटा एक तो ये बताओ मुझे, 1 लाख रुपए में जो ऐड कर रहा हूं ये आपके समझ में आया? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछो पहले तो। समझ में आ गया बच्चों? सर एक बार रिपीट कर दो। अरे भैया तरा रे भाई यार, इतना लंबा रिपीट तो बस ये इतना वाला क्वेश्चन करता हूँ। टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। इधर आ जाओ साइड में दोबारा से, ये समझना जरूरी है। एक बात बताओ मुझे, एक खर्चा है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, इसकी जनरल एंट्री क्या करते थे आप? इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन की जनरल एंट्री आप करते थे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। याद आया आपको? यस। मशीन की इंस्टॉलेशन को भी मशीन का ही खर्च लागत मानते हैं और मशीनरी अकाउंट में ऐड करते हैं। या अगर हम एंट्री ना करते और हम मशीनरी अकाउंट बना रहे होते तो मशीनरी अकाउंट में ये आता डेबिट में टू बैंक के नाम से। इतना क्लियर है आपको? यस सर। क्योंकि ये खर्चा मशीनरी अकाउंट में जा रहा है, एसेट्स अकाउंट में जा रहा है, ये खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो नहीं जा रहा ना। नो सर। तो खर्चे अगर इसको हम किसी एक्सपेंस को अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं, वो जाता है पीएनएल में। किसी एक्सपेंस को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं तो वो जाता है एसेट्स में। क्योंकि ये एसेट में जा रहा है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और मान लो मैं गलती से इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लूं और इस खर्चे को रिपेयर वगैरह में शामिल कर दूं, तो रिपेयर तो वहां जाता है ना फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मेरा प्रॉफिट 50,000 रुपए कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा उस साल का गलती से? यस। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर रेवेन्यू मान लेते हैं हम, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाए जाते हैं, तो हमारा प्रॉफिट गलती से कम हो जाता है। और गलती सुधारने के लिए हमें प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए। दोबारा समझो, अब इधर आ जाओ क्वेश्चंस पर। पॉइंट नंबर थर्ड में ओवरहॉलिंग कॉस्ट। बेटा ओवरहॉलिंग कॉस्ट जो होती है ना, सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 2017, क्योंकि मशीन खरीदी जा रही है तो मशीन खरीदते समय तो होने वाले सभी खर्चों को कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं, एसेट्स की कीमत में जोड़ते हैं। आपको इसको एसेट्स में जोड़कर मशीन के डेबिट में दिखाना था टू बैंक के नाम से, बट आपने डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, गलती से इसको रिपेयर अकाउंट में डाल दिया। और रिपेयर अल्टीमेटली कहां गया होगा फिर?
रिपेयर गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और हमारा प्रॉफिट 1 लाख रुपए कम हो गया होगा। इस गलती को सुधारने के लिए हमें प्रॉफिट 1 लाख रुपए बढ़ाना पड़ेगा 2017-18 का। समझो जरा, ये घटना कब घटी थी? ये घटना घटी थी 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई 2017 वाला जो साल है वो तो 17-18 है ना। 2017-18 का हमने प्रॉफिट कितना बढ़ा दिया? 1 लाख रुपए बढ़ा दिया। लेकिन अभी ये पॉइंट खत्म नहीं हुआ है, ये तो आधी कहानी थी। बाकी की आधी कहानी और सुनो। यानी आपने इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया था गलती से, और आपने प्रॉफिट बढ़ाकर गलती को सुधार लिया, दोबारा से इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। इसका मतलब ये खर्चा नहीं था, ये एसेट था। ये खर्चा नहीं था, ये एसेट था। और भैया एसेट अगर ये था तो एसेट पे तो लगता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज 20% पर एनम रिटन ऑन वैल्यू मेथड, और इस पर 20% डेप्रिसिएशन लगना है। अब समझो डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे। ये एसेट आपने खरीदा था 1/7/2017 को 1 लाख रुपए का। तो पहले साल डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा? लेस डेप्रिसिएशन ऑन 31/3/2018 का लगा होगा पहला साल डेप्रिसिएशन 20% पर एनम के अकॉर्डिंग रिटन ऑन वैल्यू। कितने महीने का लगेगा पहला साल? 6 महीने का। सर 9 महीने का। 9 महीने का। तो पूरे साल का बैठता 20,000, 9 महीने का बैठेगा 15,000। 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 महीने होते हैं। रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा कब लगेगा? अब करेंगे 85,000 पे। अब लगेगा 85,000 का 20%, 17,000। क्लियर है? यस सर। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन आया 15,000, दूसरे साल का आया 17,000। ध्यान रखना, इधर आ जाओ, क्योंकि आपने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान रहे हो, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मान रहे। तो भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर पे तो लगता है डेप्रिसिएशन, हमें इसका डेप्रिसिएशन भी लगाना चाहिए। इस साल जिस साल खरीदी तो 15,000, अगले साल 17,000, तो डेप्रिसिएशन तो लगता है ना। समझ आया बेटा? यस। टोटल करते हैं। ये तो 90,000 का 90,000 आया माइनस का। 160 में से 50 गए, 110, और ये हो गए 170, 165, और ये हो गए भैया 180। तो ये डेप्रिसिएशन लेस है। क्या कर दिया? ये आ गए 150, और ये आ गए 160। ये है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। इन पांचों को प्लस करके 5 से डिवाइड कर लो। देखो 110, 170, 150, 160 में से लेस कर दो 90,000, ये आ गया 5 लाख डिवाइडेड बाई 5। देख के बताओ गुडविल कितने ईयर्स परचेज है? सर 3। 3। ये होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। एक बार क्वेश्चन पढ़ो अपना, और इस क्वेश्चन को समझ के बताओ मुझे। देखो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
समझ आ गया बेटा? चलो एक अगले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। आपको क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है सुमित परचेज अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। 4 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2 years परचेज। प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 80, 150, 160 और 2 लाख। कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील्स दैट, वैसे क्वेश्चन मैंने दिया था, हो सकता है आपने कर भी लिया हो, फिर भी यस सर हो गया। एक बार बस पढ़ रहे हैं स्लाइटली। एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 was debited to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। 20,000 का एबनॉर्मल लॉस था, तो आप यहाँ पे क्या ऐड करोगे? 20,000 रुपए ऐड कर लोगे, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स वाज सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड गेन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 25,000 वाज क्रेडिटेड टू पी&एल अकाउंट। 2017 में प्रॉफिट में आपने 25,000 का सेल ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स इंक्लूड कर रखा है, तो 25,000 इसमें से लेस कर दोगे। और इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एसेट्स ऑफ द फर्म वाज नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। एसेट का इंश्योरेंस नहीं करवाया था, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड नहीं करा था, जबकि पेड करना चाहिए था आपको। तो 18 में आप 15,000 रुपये लेस कर दोगे। ये क्वेश्चन कर लेंगे, हो जाएगा। ये भी हो गया होगा क्वेश्चन, तो है ना? यस सर। अच्छा, इससे पहले कोई क्वेश्चन जो रह गया हो? सर क्वेश्चन 15 बता दो। ये हुआ 8वां, हुआ 8वां? यस यस सर। 8वां हो गया? नहीं हुआ? ये नहीं हुआ होगा बेटा, ये हो गया सर। हो गया। इसको प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना। 15 बताऊं? हाँ जी, 15th या 16th? 16, इस बुक में 15 है। अच्छा, ये वाला ना? यस सर। एक मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। 4 साल के एवरेज प्रॉफिट का 3 years परचेज हमें गुडविल निकालना है। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2016 का 25,000 है, फिर 27,000 है, फिर इतना है और फिर इतना है। द वेट असाइंड टू ईच ईयर, वेट है 1, 2, 3 और 4। यू आर सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वैसे ही 4 साल के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं, तो 4 कॉलम बनाएंगे बेटा।
साल दे रखे हैं आपको 31 मार्च 16 से लेकर 19 तक। प्रॉफिट है भैया 25, 27, 46,900, 53,810। पॉइंट नंबर 1 पर आ जाओ। ऑन 1 अप्रैल 2017 a major plant repair was undertaken for 10,000। अगर आपने कोई मेजर प्लांट रिपेयर करवाई होती है ना, तो उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी मान सकते हैं। उसको पीएनएल अकाउंट में ना डालकर एसेट्स के अंदर भी डेबिट किया जा सकता है टू बैंक करके। अब मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन फॉर ₹10,000 विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। बेटा विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ कि आपने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना, आपने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानने का मतलब ये हुआ कि आपने इसको दिखाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। जिसको भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाते हैं। तो हमने एक प्लांट रिपेयर हुई थी 10,000 की और हमने उसको रेवेन्यू मान लिया था। द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड। बड़ा इस पैसे को क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। इसका मतलब इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है फॉर गुडविल कैलकुलेशन, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ द डेप्रिसिएशन 10% पर एनम और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। वैसा ही पॉइंट है जैसा भी हमने पिछले क्वेश्चन में करा। 10,000 जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। तो इसका मतलब जो साल कौन सा है, ये साल स्टार्ट है 1 अप्रैल 2016 से, तो खत्म कब होगा 17 में। ये साल है 16-17, यानी सन 2016-17 में आपने 10,000 रुपये गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखा दिए और आपका प्रॉफिट कम हो गया। सही करने के लिए आपको प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू, और 16-17 में आपने 10,000 रुपये ऐड कर दिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी आपने 1 लाख ऐड करे थे, इसमें आपने 10,000 ऐड कर दिए। बेटा समझ में आया सभी के? यस सर। ठीक है। और कह रहा है इस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा कितना, 10% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। क्योंकि ये घटना कब की है, बिल्कुल 1 अप्रैल की है, साल खत्म होता है मार्च में, पूरे साल का लगेगा। तो हमें डेप्रिसिएशन भी घटाना चाहिए। लेस डेप्रिसिएशन 10,000 पर पहले साल 1,000 घटेगा, अगले साल 900 घटेगा, अगले साल 810 घटेगा। बताओ किस किस के समझ में आया ये? तो सर आ गया समझ में। आ गया जी? यस। मेरे नहीं आया बट मुझे समझा दो। 10,000 पर पहले साल 10% 1,000 घटाओगे, अगले साल 9,000 पे लगेगा डेप्रिसिएशन 900, दोनों और अगले साल इस पर लगेगा 810। रिटर्न आउट वैल्यू मेथड है। वेरी गुड वेरी गुड। तो डेप्रिसिएशन जो है पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, और स्ट्रेट लाइन होता ना अगर तो तीनों साल बराबर आता। ये हमने लेस कर दिया बेटा डेप्रिसिएशन। क्लियर है? ये वाला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट पर आ जाओ। अगला पॉइंट इससे भी ज्यादा धांसू है, आंसू भी निकाल सकता है। अगला पॉइंट कहता है द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 18
वर ओवर वैल्यूड बाई 1000 एंड 2000 रेस्पेक्टिवली। 17 के और 18 के जो क्लोजिंग स्टॉक थे ना, वो 1000 और 2000 से ओवर वैल्यूड थे। किसी चीज को अगर हम एक्चुअल से ज्यादा पर दिखा देते हैं तो ओवर वैल्यूड कहते हैं उसको। मान लो स्टॉक था 10,000, दिखा दिया 12,000, तो हम बोलेंगे ये ओवर वैल्यूड हो गया। और मान लो स्टॉक था 10,000, दिखा दिया 9,000, तो इसको हम बोलेंगे ये अंडर वैल्यूड हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक जो था 2017 का और 18 का 1,000 और 2,000 रुपए से ओवर वैल्यूड था। स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन से और अंडर वैल्यूएशन से हमारे प्रॉफिट पर क्या फर्क पड़ता है, ये हम समझ रहे हैं। जरा साइड में आ जाओ, आगे साइड में देखो जी, ये है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज मैं तुम्हारी पुरानी यादें ताजा करूं। आज तुम्हें मैं फ्लैशबैक में लेके चलता हूं, पुराने जमाने में, जिस जमाने में तुम बैठकर फाइनल अकाउंट बनाया करते थे। वो भी क्या दिन थे। अब तो बिना एग्जाम दिए पास होके बैठे हुए हैं। देखो जी बेटा, ये है ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक आता है यहाँ पर और क्लोजिंग स्टॉक आता है यहाँ पर, और फिर यहाँ जीपी निकलता है, तो जीपी यहाँ पर आ जाता है, और फिर यहाँ पे एनपी निकलता है। ऐसी था ना बेटा, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, फिर यहाँ खर्चे आते हैं बहुत सारे, यस फिर सर। वो ऐसे 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 समथिंग। बेटा अगर क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड होता है, देखो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर दूं, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दूं, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट वाली सारी चीजें जुड़ती हैं, डेबिट वाली सारी चीजें माइनस होती हैं, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर दूं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी प्लस हो जाएगा, और मैं अगर क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी माइनस हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक के ज्यादा होने से ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाता है। और जीपी अगर ज्यादा है तो एनपीवी ज्यादा आएगा, जीपी अगर कम है तो एनपीवी कम आएगा। बच्चों क्लोजिंग स्टॉक के, अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड होता है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है, और ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ता है तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी ज्यादा आया होगा और नेट प्रॉफिट भी ज्यादा आया होगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कम आया होगा, नेट प्रॉफिट भी कम आया होगा, क्योंकि आपको पता है क्रेडिट वाली सारी चीजें ऐड होती हैं और डेबिट वाली सारी चीजें लेस होती हैं, उसके बाद आता है ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन ओपनिंग स्टॉक उल्टा इफेक्ट डालता है। अगर मैं अगर मैं ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दूं तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस हो जाएगा और नेट प्रॉफिट भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, क्रेडिट वाली चीजें प्लस होती हैं, डेबिट वाली चीजें माइनस होती हैं। समझो जरा, ये कॉपी कर लेना बाद में, इंपॉर्टेंट नोट्स।
अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो नेट प्रॉफिट ज्यादा आया होगा। हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। और अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो नेट प्रॉफिट कम होगा। ये समझ के बताओ बेटा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो इसका मतलब क्रेडिट वाली चीज साइड ज्यादा हो गई होगी, नेट प्रॉफिट ज्यादा आया होगा। और अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो इसका मतलब क्रेडिट वाली साइड कम हो गई होगी और आपका नेट प्रॉफिट भी कम आया होगा। बट ओपनिंग स्टॉक पर उल्टा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक होता है डेबिट साइड, डेबिट में आते हैं खर्चे। अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो नेट प्रॉफिट कम आएगा, और ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, कम है, तो नेट प्रॉफिट ज्यादा आएगा। बेटा ये चार्ट समझ में आया सभी के? सारे बच्चे बताओ बिल्कुल एक एक करके, सबकी आवाज आनी चाहिए मुझे। यस सर। किसी को डाउट है तो हाथ के हाथ पूछो, मैं क्लियर कर दूंगा डाउट। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है इस वाले चार्ट में? नो सर। अच्छा, तो मैंने आपको रीजन बताया कि देखो क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है, ओ से ओवर वैल्यूड, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्योंकि क्रेडिट साइड है। और यू से अंडर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है, कम है, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो क्रेडिट वाली चीज साइड अगर कुछ चीज बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा डेबिट में, क्रेडिट साइड कुछ चीज कम हो जाएगी तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। और ओपनिंग स्टॉक उल्टा इफेक्ट डालता है। ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है, ज्यादा है, तो इसका मतलब डेबिट में तो खर्चे आते हैं ना, खर्चा ज्यादा है तो प्रॉफिट कम आएगा। और ये अंडर वैल्यूड है यू, तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा। आ जाओ इधर क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है यहाँ पर सेकंड पॉइंट में? कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017-18 वाज ओवर वैल्यूड 1000 और 2000। इन सालों का प्रॉफिट ज्यादा है। इसका मतलब क्योंकि इन सालों का स्टॉक ज्यादा है तो इन सालों का प्रॉफिट भी ज्यादा आया होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो क्रेडिट में दिखाते हैं ना, क्रेडिट में 1000 और 2000 ज्यादा दिखा दिया आपने, तो नेट प्रॉफिट भी ज्यादा आया होगा। सही करने के लिए हमें 2017 और 18 के प्रॉफिट में 1000 और 2000 घटा देने चाहिए। लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हमें यहाँ 1000 कम कर दिया हमने और यहाँ 2000 कम कर दिया। बच्चों समझ में आया ये वाला पॉइंट? यस सर। ये पॉइंट बट अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसका एक फैक्ट और है। दूसरा फैक्ट समझो, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। 2017 का क्लोजिंग बन जाएगा 2018 का ओपनिंग, और 2018 का ओपनिंग बन गया होगा 2019 का, सॉरी 2018 का क्लोजिंग बन गया होगा 2019 का ओपनिंग। तो अगर 2017 का क्लोजिंग स्टॉक 1000 ज्यादा है तो इसका मतलब 2018 का ओपनिंग स्टॉक भी तो 1000 ज्यादा होगा। और अगर 2018 का क्लोजिंग स्टॉक 2000 ज्यादा है तो 2019 का ओपनिंग स्टॉक भी तो ज्यादा होगा। और ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने से प्रॉफिट कम आता है,
उसको लिए हम इसको ऐड करेंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक 1000, देखो 2017 में है ना, तो मैं 18 में लिख रहा हूं। और 2018 में है तो मैं 19 में लिख रहा हूं। बच्चों ये समझ के बताओ, ये जितने समझ में आ गया जिसके, वो मजा ही आ गया। बताओ आ गया। आए बेटा। देखो 2017 का क्लोजिंग स्टॉक बन गया 2018 का ओपनिंग। तो अगर 2017 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था 1000 से, तो इसका मतलब 2018 का ओपनिंग स्टॉक भी तो ओवर वैल्यूड होगा ना 1000 से। और ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होने से प्रॉफिट कम आता है, सही करने के लिए बढ़ाओगे। और 2018 का अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था 2000 से, तो 2018 का क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली 2019 का ओपनिंग स्टॉक बन गया होगा ना। तो 2019 का ओपनिंग स्टॉक भी तो ज्यादा होगा। क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन लेस होता है, बट ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन ऐड होता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने से प्रॉफिट ज्यादा था तो कम कर दिया, पर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने से प्रॉफिट कम होता है तो ज्यादा कर दिया। समझ में आया बेटा? यस सर। बेटा ये दिमाग की बत्तियां जला देता है क्वेश्चन ये वाला। कहता है टू कवर दी मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ 5000 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। मैनेजमेंट कॉस्ट की को कवर करने के लिए एक एनुअल चार्ज हमें 5000 दिखाना है, तो 5000 सारे सालों में माइनस कर दो, लेस मैनेजमेंट कॉस्ट 5000 सबकी माइनस होगी। तो बिल्कुल करते हैं बेटा। आप देखो ये स्टार्ट 25 में से 5 गए, 20 बचे। और भैया 27 में प्लस करो 10,000, माइनस करो 1,000, माइनस करो 1,000, माइनस करो 5,000, 30,000, 46 900 में 900 लेस होंगे, 2,000 लेस होंगे, 1,000 ऐड होंगे। नहीं गड़बड़ कर दी कुछ। 46 900 में 900 लेस होंगे, 2,000 लेस होंगे, 1,000 ऐड होंगे, 1,000 लेस होंगे, 40,000। अब 53,810 में 810 लेस कर दो, 2,000 ऐड कर दो, बेटा वेट्स कितने कितने की बने आपको? वेटेड एवरेज वाला क्वेश्चन है। वेट्स गिवन है भैया 1 2 3 4। ईयर साल दे रखे 2016 से। प्रॉफिट 20,000, 30,000, 40,000, 1 2 3 4। इसको एक्स मान लो, इसको डब्ल्यू मान लो, डब्ल्यू एक्स निकालो। 20,000 के 1 में करो मल्टीप्लाई, 30,000 की 2 में 60,000,
40 के 3 में 1,20, 50 के 4 में 2 लाख। ये हो गया बेटा 3, 20 और 80, 4 लाख। ये आ गया 10। वेटेड एवरेज प्रॉफिट W बराबर सिग्मा WX अपन में सिग्मा W। 4 लाख बटे 10 बराबर 4। बेटा कितने ईयर्स परचेज देख के बताओ। बच्चों कितने ईयर्स परचेज है? सर 4 years। 4 ईयर्स। ईयर परचेज है। 3 ईयर। हाँ 3 ईयर। गड़बड़। सर नई वाली बुक में 4 है। रुको मैं देखता हूँ मेरी बुक में कितना है। अरे भैया ये है भैया, कितना है भैया? 3 ईयर्स परचेज है बेटा। कोई बात नहीं, अपनी बुक के अकॉर्डिंग कर लो, जिस बुक में जो दे रखा है वो कर लो। ये जो मैंने आपको एडजस्टमेंट बताई ना, बस यही एडजस्टमेंट है, बाकी तुच्छी मुच्छी छोटी मोटी हैं। अब आप क्या करेंगे, जितने भी एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन है सारे ट्राई करेंगे। अगली क्लास में प्रॉब्लम पूछेंगे, अगली क्लास में प्रॉब्लम अगर ज्यादा नहीं होंगी तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है जी, सारे क्वेश्चंस करने हैं बेटा बुक के।